स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आदिवासी भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और आपने मुझे भाषण देने का मौका दिया। ऐसे दिन पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये कोई मामूली दिन नहीं है। बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े और 24 साल की आयु में अंग्रेजों ने उनकी हत्या की। जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने 24 साल में कर डाला। लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, 60, 70, 80 साल जीते हैं, तब भी जो इन्होंने 24 साल में कर डाला वो नहीं कर पाते हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच पर आक्रमण हो रहा है। स्टेज से आपने भाषण सुने, एक तरफ से नहीं हो रहा है, चारों तरफ से उनकी सोच पर, उनकी यादगाश पर आरएसएस और बीजेपी आक्रमण कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब मैंने भाषण शुरू किया, मैंने आपको आदिवासी भाई बहन कहा। कहा नहीं कहा? कहा ना। आदिवासी का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले था। सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का यह मतलब है। इसका मतलब अगर यह जमीन आपकी थी, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको हम भारत माता कहते हैं, यह पूरा का पूरा देश, इस देश में सबसे पहले आप आए थे। मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है। अब देखिए ये क्या चालाकी कर रहे हैं। ये कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप सबसे पहले नहीं थे, नाम बदला है। मगर ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत गहरी चीज की है इन्होंने। और भगवान बिरसा मुंडा जिस चीज के लिए लड़े, उसी चीज पर वो आक्रमण कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा ये हमारी जमीन है, हम ओरिजिनल मालिक हैं, इसलिए 24 साल की आयु पे वो शहीद हुए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया, आप आदिवासी नहीं हो।
आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब नहीं, आप गांव में नहीं रह सकते, आप शहरों में नहीं रह सकते, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आप हवाई जहाज में नहीं उड़ सकते, आपको तो बस जंगल में रहना है। अभी ठहरिए, ताली मत बजाइए। अब देखिए, अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते, 3000 साल पहले आते, तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था। 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते, काफी जंगल थे, और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो, जंगल कम होता जा रहा है। सही बात, गलत बात? सही है। और आज से 20, 30, 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा। यह है इनका मतलब। ये आपसे कह रहे हैं कि यह जमीन आपकी नहीं है, और आपकी कभी नहीं रही, और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो। हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो, यह पूरा देश आपका था, और आपसे यह देश लिया गया। तो अगर आपसे यह देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। क्या देना है? आपके हक देने हैं, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है। सही बोला ना? तो पहली बात यह है। फिर आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की कैसे मदद होती है, कैसे रक्षा होती है हिंदुस्तान में? यहां पे युवा हैं, बताओ। सबसे बड़ा आपकी रक्षा कौन सी चीज करती है? ये देखो, संविधान। सब जानते हैं संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया। उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? संविधान की कोई जरूरत नहीं है, संविधान बेकार चीज है। और ये हर रोज संविधान पे आक्रमण करते हैं 24 घंटा, क्योंकि ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को हक मिलना चाहिए। मानने को तैयार नहीं है। तो आपसे शिक्षा छीनेंगे, स्वास्थ्य छीनेंगे, जो पब्लिक सेक्टर होता था उसको बंद करेंगे। मुझे आप बताओ, आपके जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पैसा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। तो अगर सरकारी स्कूल सब बंद कर दिए जाएं तो आपके बच्चों का क्या होगा? पढ़ नहीं पाएंगे, अनपढ़ रहेंगे। फायदा किसका? बीजेपी का। तो वो शिक्षा के सिस्टम पे आक्रमण करते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट अस्पताल होता है,
किसी को दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर हो जाता है, सबको होता है। आपके लोग उसमें जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो अगर सरकारी अस्पताल सब बंद कर दिए और पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया, तो नुकसान किसका? गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का। जहां भी ये राज करते हैं, आप देख लीजिए, शिक्षा के सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर देते हैं। अच्छा, तीसरा रास्ता जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर में आपके लोग जा सकते हैं। सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने ही 2-3 मित्रों को दे रहे हैं। तो रोजगार का रास्ता बंद, शिक्षा का रास्ता बंद, बीमार हुए तो अस्पताल बंद। और फिर आपसे कहते हैं भैया देखो, हिंदुस्तान की बात मत करो, आप लोग वनवासी हो, बात करनी है तो जंगल की करो। जंगल में हक किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कौन लाए? कांग्रेस पार्टी लाई। और बीजेपी क्या कर रही है? आपको कहती है आप वनवासी हो, और फिर जो आपका हक बनता है वो भी छीन लेती है। ये सिर्फ आप पर आक्रमण नहीं है, देश पर है। मगर ये जो बिरसा, ये भैया थोड़ा झंडा हिलाओ जरा, मुझे ये दिखे। ये जो बिरसा मुंडा जी हैं, इन पर ये आक्रमण कर रहे हैं, इनका अपमान हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात, संविधान की रक्षा, आदिवासियों को शिक्षा, उनके हक, उनकी जमीन, इससे बिना आपका काम नहीं होने वाला है। और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है। और मैं यह भी कह देता हूं, स्टेज से कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ती है, मगर और मजबूती से लड़नी चाहिए। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। आखिरी बात देखिए, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे, और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं,
वीर सावरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है, एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे, चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। यह है आपके भगवान में आपके नेता और उनके नेता में फर्क। और मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूं, यह देखिए, ये आपको रास्ता दिखाते हैं, इनका रास्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आदरणीय, आपने 2008 में जो किसान था आत्महत्या किया था, उनके विधवा पत्नी को आपने काफी मदद की थी। उसकी एक इच्छा है कि राहुल जी ने उस कलावती परशुदास बहादुरकर जी, यह विधवा है जिनको आपने मदद की थी, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। कलावती परशुराम बहादुरकर ह्या ज्यांच्या पतीचं निधन झालं होतं आणि त्यामध्ये राहुलजींनी लोकसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित करून हा मुद्दा लावून धरला होता, यांचा सत्कार। तसेच शंकरलाल बोडाकजी राजस्थानवरून आलेले आहेत, ते आदरणीय राहुलजींना पगडी घालून त्यांचा स्वागत करतील। त्याच प्रकारे कुसुमताई अलाम हे आमच्या गडचुलीतील आदिवासी कविते यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतील। एक आज अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचा क्षण आदिवासींच्या इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल अशा प्रकारचा क्षण, जिथं राहुलजींनी स्वतः मानला की आम्ही आदिवासी आहोत, आम्ही वनवासी आहोत। हा फार मोठा चपराक आहे।